नमस्कार। कहानियों के कलरव में आप सबका बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है ढांढस। कहानीकार हैं सादत हसन मंटो। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, यदि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आप सबको पसंद आती हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी साझा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से ठीक 8 बरस पहले की बात है। हिंदू सभा कॉलेज के सामने जो सुंदर विवाह घर है, उसमें हमारे मित्र विश्वेश्वर नाथ की बारात ठहरी हुई थी। 3-350 के लगभग मेहमान थे, जो लाहौर की प्रसिद्ध वेश्याओं का संगीत सुनने के बाद उस विशाल भवन की विभिन्न कमरों में चारपाइयों पर गहरी नींद में सोए पड़े थे। 4 बज चुके थे। मेरी आंखों में विश्वेश्वर नाथ के साथ एक अलग कमरे में दोस्ती के साथ पी हुई विस्की का खुमार अभी शेष था। जब हॉल की गोल क्लॉक ने 4 बजाए तो मेरी आंखें खुली। शायद कोई स्वप्न देख रहा था, क्योंकि पलकों में कुछ चीज़ फंसी फंसी मालूम होती थी। एक आंख बंद करके शायद इस विचार से कि दूसरी आंख अभी कुछ देर सोई रहे, मैंने हॉल के फर्श पर दृष्टि दौड़ाई। सब सो रहे थे, कुछ औंधे, कुछ सीधे और कुछ चाकों से बने हुए। मैंने अब दूसरी आंख खोली और देखा कि रात को पीने के बाद जब हम हॉल में आकर लेटे थे तो असगर अली ने जिद की थी कि वह गाव तकिया लेकर सोएगा। गाव तकिया मेरे सिर से कुछ फासले पर पड़ा हुआ था, किंतु असगर मौजूद नहीं था। मैंने सोचा शायद वह रात भर जागता रहा है और इस समय यहाँ से बहुत दूर रामबाग में किसी मामूली वेश्या के मैले बिस्तर पर सो रहा है। असगर के लिए शराब देसी हो या अंग्रेजी, एक तेज गाड़ी थी जो उसे तुरंत स्त्री की ओर खींचकर ले जाती थी। शराब पीने के बाद यूं तो 99% पुरुषों को सुंदर वस्तुएं अपनी ओर खींचती हैं, लेकिन असगर, जो बहुत ही अच्छा फोटोग्राफर और पेंटर था, जो रंगों और लकीरों का सही इस्तेमाल जानता था, शराब पीने के बाद हमेशा बहुत ही भौंडी तस्वीरें उपस्थित किया करता था। मेरी आंखों में फंसे स्वप्न के टुकड़े निकल गए और मैंने असगर अली के संबंध में सोचना शुरू किया, जो स्वप्न नहीं था। उसके लंबे बालों वाले भारी शरीर का दबाव गांव तकिए पर मुझे साफ नजर आ रहा था। कई बार ध्यान से देखने पर भी मैं समझ न सका कि शराब पीकर असगर का दिल दिमाग सिली क्यों हो जाता है। सिली तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि भयानक रूप से भौंडा हो जाता है और अंधेरी से अंधेरी गलियों में भी वह रास्ता ढूंढता लड़खड़ाता हुआ किसी न किसी शरीर बेचने वाली स्त्री के पास पहुंच ही जाता है। उसके गंदे बिस्तर से उठकर जब वह प्रातः नहा धोकर अपने स्टूडियो पहुंचता है और साफ सुथरी, तंदुरुस्त जवान तथा सुंदर लड़कियों और स्त्रियों की तस्वीरें उतारता है, तो उसकी आंखों में हैवानियत की हल्की सी झलक भी नहीं होती, जो शराबी हालत में हर देखने वाले को नजर आ सकती थी। विश्वास कीजिए, शराब पीकर वह बहुत बेचैन हो जाता था। उसके दिमाग से स्वयं ही कुछ काल के लिए सारी समझ बूझ गायब हो जाती थी। आदमी कितनी पी सकता है? 6, 7, 8 पेग, किंतु उस मादक शराब की 6 या 7 घूंट उसे विस्मृत के अथाह समुद्र में धकेल देते थे। आप विस्की में सोडा या पानी मिला सकते थे, लेकिन स्त्री को उसमें घोलना कम से कम मेरी समझ में नहीं आता। गम भुलाने के लिए शराब पी जाती है, लेकिन स्त्री कोई गम तो नहीं। शोर मचाने के लिए शराब पी जाती है, लेकिन स्त्री कोई शोर तो नहीं। रात असगर ने शराब पीकर बहुत शोर मचाया। शादी ब्याह पर एक तो वैसे ही काफ़ी हुल्लड़बाजी होती है, इसीलिए वह शोर उसमें दब गया, नहीं तो अच्छी खासी मुसीबत पैदा हो जाती। वह एक बार विस्की से भरा गिलास उठाकर यह कहते हुए कमरे से बाहर निकल गया, मैं बहुत ऊंचा आदमी हूँ, किसी ऊंची जगह बैठकर पीऊँगा। मेरा ख्याल था कि वह रामबाग में किसी ऊंचे कोठे की तलाश में चला गया है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब दरवाज़ा खुला तो वह एक लकड़ी की सीढ़ी लिए अंदर दाखिल हुआ और उसे दीवार के साथ लगाकर सबसे ऊपर वाले डंडे पर बैठ गया और छत के साथ सिर लगाकर पीने लगा। बड़ी मुश्किल के बाद मैंने और विश्वेश्वर ने उसे नीचे उतारा और समझाया कि ऐसी हरकतें केवल उसी समय अच्छी लगती हैं जब और कोई मौजूद न हो। विवाह गृह मेहमानों से खचाखच भरा हुआ है, उसे चुपचाप रहना चाहिए। मालूम नहीं यह बात कैसे उसके दिमाग में बैठ गई, क्योंकि जब तक पार्टी जारी रही वह एक कोने में चुपचाप बैठा अपने हिस्से की विस्की पीता रहा।
यह सोचते सोचते मैं उठा और बाहर बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। सामने हिंदू सभा कॉलेज की लाल लाल ईंटों वाली इमारत प्रातः के चुपचाप अंधियारे में मौन खड़ी थी। आकाश की ओर देखा तो तारे मटियाले आकाश पर कांपते हुए नजर आ रहे थे। मार्च का अंतिम दिनों का सुहावना समीर धीमे धीमे बह रहा था। मैंने सोचा, चलो ऊपर चले, खुली जगह है, कुछ देर संगमरमर के फर्श पर बैठेंगे। सर्दी लगने पर तो तेज तेज फुरफुरी आएगी, उसमें कितना आनंद प्राप्त होगा। लंबा बरामदा पार करके जब मैं सीढ़ियों के पास पहुंचा तो ऊपर से किसी के उतरने की आवाज़ आई। कुछ क्षणों के बाद असगर सामने आया और मुझे नमस्कार किए बिना पास से गुजर गया। अंधेरा था, मैंने सोचा शायद उसने देखा नहीं, इसीलिए धीमे धीमे मैंने सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। मेरी आदत है, जब कभी मैं सीढ़ियों पर चढ़ता हूँ तो उन्हें ज़रूर गिनता हूँ। मैंने दिल में 24 कहा और सहसा मुझे आखिरी सीढ़ी पर एक स्त्री खड़ी नजर आई। मैं बौखला गया, क्योंकि हम दोनों लगभग एक दूसरे से टकरा गए थे। माफ़ कीजिए। ओह, आप? वह स्त्री शारदा थी, हमारी परिचिता, हर नाम कौर की बड़ी लड़की, जो विवाह के 1 बरस बाद विधवा हो गई थी। इसके पहले कि मैं उससे और कुछ कहूँ, उसने मुझसे बड़ी शीघ्रता से पूछा, वह कौन था जो अभी नीचे गया है? कौन? वही आदमी जो अभी नीचे उतर गया है। क्या आप उसे जानते हैं? जानता हूँ। कौन है? असगर। असगर? यह नाम मानो उसने अपने दांतों से काट डाला हो और मुझे जो कुछ भी हुआ था उसका पता चल गया। क्या उसने कोई अशिष्टता की है? अशिष्टता? शारदा का दोहरा शरीर क्रोध से कांप उठा। लेकिन मैं पूछती हूँ, उसने मुझे समझा क्या? यह कहते कहते उसकी छोटी छोटी आंखों में आंसू आ गए। उसने उसने उसकी आवाज़ हलक में फंस गई और दोनों हाथों से मुंह ढांपकर उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मैं अजीब उलझन में फंस गया। सोचने लगा, यदि रोने की आवाज़ सुनकर कोई ऊपर आ गया तो एक शोर मच जाएगा। शारदा के 4 भाई थे और चारों के चारों जनवासे में मौजूद थे। उनमें से 2 हर समय लड़ाई का बहाना ढूंढते रहते थे। असगर अली की अब खैर नहीं। मैंने उसको समझाना शुरू किया, देखिए, आप रोइए नहीं, कोई सुन लेगा। एकदम दोनों हाथ अपने मुंह से हटाकर उसने तेज आवाज में कहा, सुन ले, मैं सुनाना ही तो चाहती हूँ। मुझे आखिर उसने समझा ही क्या था? बाजारू स्त्री? मैं फिर आवाज़ उसके हलक में अटक गई। मेरा विचार है कि इस मामले को यहीं दबा देना चाहिए। क्यों? बदनामी होगी। किसकी? मेरी या उसकी? बदनामी तो उसकी ही होगी, लेकिन कीचड़ में हाथ डालने का लाभ ही क्या है? यह कहकर मैंने अपना रुमाल निकालकर उसे दिया। लीजिए, आंसू पोंछ लीजिए। रुमाल फर्श पर पटक कर वह ऊंची सीढ़ी पर बैठ गई। मैंने रुमाल झाड़कर अपनी जेब में रख लिया। शारदा देवी, असगर मेरा मित्र है। उससे जो गलती हुई उसकी मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप क्यों माफ़ी चाहते हैं? इसलिए कि मैं यह मामला ख़त्म करना चाहता हूँ। वैसे आप कहें तो मैं उसे यहाँ ले आता हूँ। वह आपके सामने नाक से लकीरें भी खींच देगा। घृणा से उसने अपना मुंह फेर लिया। नहीं, उसको मेरे सामने नहीं लाइएगा, उसने मेरा अपमान किया है। यह कहते हुए फिर उसका गला रूंध आया और ऊंची सीढ़ी की मरमरी शिला पर कोहनियों के बल दोहरी होकर उसने हृदय के आंतरिक भावों को दबाने का असफल प्रयत्न किया। मैं बौखला गया। एक जवान और तंदुरुस्त स्त्री मेरे सामने रो रही थी और मैं उसे चुप नहीं करा सकता था। एक बार उसी असगर की मोटर चलाते चलाते मैंने एक कुत्ते को बचाने के लिए हॉर्न बजाया। सहसा ऐसा हाथ पड़ा कि बस वही आवाज़ एक ना ख़त्म होने वाला शोर बनकर रह गई। 1000 कोशिशें की, हॉर्न बंद हो गया, लेकिन वह चिल्लाता रहा। लोग देख रहे थे और मैं विवशता में बैठा था। खुदा का शुक्र है कि कोठी पर मेरे और शारदा के अलावा कोई और न था। लेकिन मेरी व्यवस्था हॉर्न वाले मामले से कुछ ज़्यादा थी। मेरे सामने एक स्त्री रो रही थी जिसको बहुत दुख पहुंचा था। कोई और स्त्री होती तो मैं थोड़ी देर अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद चला जाता, किंतु शारदा परिचिता की लड़की थी और मैं उसे बचपन से जानता था। बड़ी अच्छी लड़की थी, अपनी 3 छोटी बहनों के मुकाबले में कम खूबसूरत लेकिन अधिक बुद्धिमान। सिलाई व पढ़ाई में वह बहुत प्रवीण थी
और पिछले साल जब उसका पति विवाह के ठीक 11वें महीने बाद रेल दुर्घटना में मर गया तो हमें इस बात का बहुत दुख हुआ था। पति की मृत्यु का दुख कुछ और है, लेकिन यह दुख जो शारदा को मेरे एक आवारा मित्र ने पहुंचाया था वह बिल्कुल ही अजीब किस्म का था, जिससे वह बहुत व्याकुल थी। मैंने उसे चुप कराने की एक बार और कोशिश की। उसके पास पत्थर की शिला पर बैठकर मैंने कहा, शारदा देवी, रोते जाना ठीक नहीं। जाओ, नीचे चली जाओ और जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ। वह कमबख्त शराब पिए था। नहीं तो विश्वास करो, वह इतना बुरा आदमी नहीं है। शराब पीकर न जाने क्या हो जाता है उसे। शारदा का रोना बंद न हुआ। मुझे पता था कि असगर ने क्या किया होगा, क्योंकि मर्दों का आमतौर पर एक ही तरीका होता है, शारीरिक। लेकिन मैं खुद शारदा के मुंह से सुनना चाहता था कि असगर ने किस प्रकार वह बेहूदगी की। इसलिए मैंने उसी सहानुभूति के भाव से उससे कहा, मालूम नहीं उसने तुमसे क्या बदतमीजी की है, लेकिन कुछ न कुछ अंदाजा लगा सकता हूँ। तुम ऊपर क्या करने आई थी? शारदा ने लरजती हुई आवाज में कहा, मैं नीचे कमरे में सो रही थी। दो स्त्रियों ने मेरे संबंध में बातचीत शुरू कर दी। आवाज एकदम गले में रूंध गई। मैंने पूछा, क्या कह रही थी? शारदा ने अपना मुंह मरमरी शिला पर रख दिया और बहुत जोर से रोने लगी। मैंने उसके चौड़े कंधों पर धीमे धीमे थपकी दी। चुप हो जाओ शारदा, चुप हो जाओ। रोते रोते हिचकियों के बीच उसने कहा, वे कहती थी उस विधवा को यहाँ क्यों बुलाया गया है? विधवा कहते हुए शारदा ने अपने आंसू भींगे दुपट्टे का एक कोना मुंह में चबा लिया। यह सुनकर मैं रोने लगी और ऊपर चली आई। और यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। स्त्रियां कितनी अत्याचारिणी होती हैं, और विशेषकर बूढ़ी। घाव ताजे हों या पुराने, किंतु वे क्या मजे ले लेकर उन्हें कुरेदती हैं। मैंने शारदा का हाथ अपने हाथ में लिया और भारी सहानुभूति के साथ दबाया। ऐसी बातों को बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए। वह बच्चों की तरह बिलखने लगी। मैंने ऊपर आकर यही सोचा था कि वह सो गई थी। आपका दोस्त आया और उसने मेरा दुपट्टा खींचा और मेरे कुर्ते के बटन खोलकर उसके कुर्ते के बटन खुले हुए थे। जाने दो शारदा, भूल जाओ जो कुछ हुआ। मैंने जेब से रुमाल निकाला और उसके आंसू पोंछना शुरू किए। दुपट्टे का कोना अभी तक उसके मुंह में था, वरन उसने कुछ और ज़्यादा अंदर चबा लिया। मैंने उसे खींचकर बाहर निकाल लिया। उसने उस गीले हिस्से को अपनी उंगलियों पर लपेटते हुए बड़े दुख से कहा, आपके दोस्त ने विधवा समझकर ही मुझ पर हाथ डाला था। सोचा होगा कि इस स्त्री का कौन है। नहीं नहीं शारदा, नहीं। मैंने उसका सिर अपने कंधे के साथ लगा लिया। जो कुछ उसने सोचा, जो कुछ उसने किया, उस पर थूक दो और चुप हो जाओ। जी चाहा लोरी देकर उसे सुला दूं। मैंने उसकी आंखें पोंछी थी, लेकिन आंसू फिर छलक आए थे। दुपट्टे का कोना जो उसके फिर से मुंह से चबा रखा था, वह निकालकर मैंने फिर उसकी उंगलियों से आंसू पोंछे और दोनों आंखों को धीमे धीमे चूम लिया। बस अब नहीं रोना। शारदा ने अपना सिर मेरे हृदय से लगा लिया। मैंने धीमे धीमे उसके गाल थपकाए। बस बस बस। थोड़ी देर के बाद जब मैं नीचे उतरा तो मार्च के अंतिम दिनों की सुहावनी वायु में ऊपर सीढ़ियों की मरमरी शिला पर असगर की बेहूदगी को भूलकर शारदा अपना मलमल का दुपट्टा ताने खुद को बिल्कुल हल्का महसूस कर रही थी। उसके हृदय में शोक और दुख के स्थान पर अब प्रसन्नता एवं उल्लास का भाव था। तो ये थी कहानी ढांढस। कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।